Hi, all of you. So we are on the introduction part of SSC and railway as far as your जनरल स्टडी is concerned. देखिए, जनरल स्टडी एक ऐसा सिलेबस है जो आप कह लें कि बहुत बड़ी सिलेबस है ना। बड़ी इस कारण से बता रहा हूँ क्योंकि कोई फिक्स क्वेश्चन के जो आपके पैटर्न है वो नहीं है। इतनी बड़ी सिलेबस है, उसमें से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, बड़ी क्वेश्चन पूछ जाए, हो सकता है बिल्कुल फर्स्ट लाइन फैक्ट आपसे पूछा जाए। इस कारण से सिलेबस बड़ा है जीएस जनरल स्टडी का। तो पहले तो आप ये जान लें कि जनरल स्टडी में पढ़ना क्या होता है, कैसे हम पढ़ेंगे और क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है और कितने मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो जनरल स्टडी एक ऐसी सिलेबस जिस सिलेबस में सिर्फ जीएस की मैं बात कर रहा हूँ, जिस जीएस में आपकी क्या क्या पार्ट आती है। तो आपकी आती है हिस्ट्री, क्लियर। ये हिस्ट्री भी सिर्फ हिस्ट्री के रूप में नहीं आती है, इसके भी 3 पार्ट हैं। कौन कौन से? तो एंशियंट हिस्ट्री जिसे आप प्राचीन भारत कहते हैं, देन मिडिवल हिस्ट्री दैट इज मध्यकालीन भारत, देन मॉडर्न हिस्ट्री दैट इज आधुनिक भारत। तो हिस्ट्री अपने आप में सबसे बड़ा है। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है दैट इज ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के बाद इंडियन पॉलिटी आपसे पूछा जाता है ना। 1 बाय 1 करके हम बेसिक की बात कर लेंगे। इंडियन पॉलिटी के बाद इकोनॉमिक्स के पार्ट आपसे पूछे जाते हैं, क्लियर। इकोनॉमिक्स के बाद आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के पार्ट आपसे पूछे आते हैं। उसके बाद आपसे करंट अफेयर्स पूछा जाता है। तो इन पूरे को आप अगर मिला दें तो आप कहेंगे कि ये आपकी जीएस का पार्ट है। और यही कारण है कि रेलवे के एग्जामिनेशन हो या एसएससी के 25 क्वेश्चन फॉर 50 मार्क्स के हो, आपसे यहाँ से पूछा जाता है। प्लस पीसीएस जो भी स्टेट की अपनी पब्लिक सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है, उसके भी जीएस में यही पार्ट आते हैं। थोड़े से लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ क्वेश्चन बड़े होते हैं और आपके एसएससी के लिए आसान से होते हैं। तो यहां पर जाने कि हम पढ़ेंगे कैसे। देखिए, इकोनॉमिक्स की बात बेसिकली हम एसएससी की क्लास में नहीं करेंगे क्योंकि ये पार्ट मैं आपको ऑलरेडी बैंकिंग में पढ़ा रहा हूं। चाहे वो जीडीपी हो, जीएनपी हो, एनएनपी हो, चाहे वो आपकी सेंसस हो या फिर बजट की बातें हो या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बातें हो या फिर स्टैटिकल अवेयरनेस हो, ये सारी बात आपकी कॉमन है जीएस के लिए भी और बैंकिंग के लिए भी। तो ये ऑलरेडी आपकी अलग से क्लास चल रही है, वहीं पे आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। करंट अफेयर्स आपको समय समय पे एग्जामिनेशन के करीब में मैं आप करंट अफेयर्स के नोट्स भी देता हूं, बताता भी हूं। जिसकी बात आपके एसएससी ओरिएंटेड नहीं चलेगी क्योंकि ऑलरेडी ये दोनों क्या है, तो बैंकिंग और एसएससी में सिमिलर सा पार्ट है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को हम दरकिनार रख के बात करेंगे। बट यहां बता दूं कि जो रेलवे के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये सेक्शन बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा आप भी पढ़ें, क्योंकि मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तो पढ़ा जिस समय तैयारी किया करता था, बट कभी पढ़ाया नहीं। तो आई डोंट वांट टू मेक एनी एक्सपेरिमेंट। इस कारण से इन 3 चीज़ों की तैयारी आपको करनी पड़ेगी, या फिर कोई और भी रेफरेंस बुक आपके पास हो, वीडियो हो, यू कैन गो थ्रू। बट ये जो पार्ट है, दिस पार्ट ऑल्सो, दिस पार्ट अलॉन्ग विद दिस एंड दिस पार्ट, मैं आपकी है ना सिर्फ उन्हीं पॉइंट को टच करूंगा जो आपकी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो भी हम बात करेंगे एंशियंट हिस्ट्री में। या सर हिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे पहले? तो हम पढ़ेंगे पहले एंशियंट हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? तो हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़ेंगे। हड़प्पा सिविलाइजेशन के बाद हम क्या पढ़ेंगे? तो वैदिक सिविलाइजेशन पढ़ेंगे। वैदिक सिविलाइजेशन के बाद बौद्ध धर्म पढ़ेंगे। बौद्ध के बाद जैन धर्म पढ़ेंगे। जैन के बाद महाजनपद पढ़ेंगे। महाजनपद के बाद प्री मौर्य पढ़ेंगे। प्री मौर्य के बाद मौर्य डायनेस्टी पढ़ेंगे। मौर्य डायनेस्टी के बाद पोस्ट मौर्य पढ़ेंगे। और पोस्ट मौर्य के बाद स्वर्ण काल कहा जाने वाला गुप्त डायनेस्टी पढ़ेंगे। तो इतनी बात हम एंशियंट हिस्ट्री में आपके साथ कवर करेंगे कि हड़प्पा सिविलाइजेशन कब हुआ, कैसे हुआ, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, धोलावीरा, कालीबंगा क्या है, तो उसकी बात हम करेंगे। वैदिक सिविलाइजेशन में जो वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, उसकी बात हम करेंगे। वेदांग आपके 6 हैं, उपनिषद 108 हैं, पुराण 18 है। तो कौन कौन से हैं? उपवेद आपके 4 हैं, ब्राह्मण आपके 4 हैं, उसकी बात हम यहाँ पे करेंगे। बौद्ध धर्म, महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल के कपिलवस्तु ग्राम में हुआ था, उसकी बात हम यहाँ पे करेंगे, है ना। महात्मा बुद्ध ने घर को छोड़ा, उसकी बात हम करेंगे। ज्ञान की प्राप्ति उनको गया में हुआ, गया में जिस पेड़ के नीचे हुआ और जिस नदी के किनारे हुआ वो इंपॉर्टेंट, उसकी बात हम करेंगे। जैन में महावीर की बात हम करेंगे, है ना। 24 में तीर्थंकर थे। ही वॉज नॉट द फाउंडर ऑफ जैन रिलीजन, ही वॉज द लास्ट, आप उसे तीर्थंकर कहते हैं बेसिकली जैन रत्न में। तो जैन की बात करेंगे। फिर 16 महाजनपदों की हम बात करेंगे। फिर प्री मौर्य डायनेस्टी जो हरिनक वंश हो, नाग वंश हो, नंद वंश हो, उसकी हम बात करेंगे। मौर्य, है ना,
चंद्रगुप्त मौर्य की हम बात करेंगे, फिर उसके बेटे बिंदुसार की बात करेंगे, फिर उसके बेटे सम्राट अशोक की बात करेंगे, है ना, महेंद्र कुणाल की हम बात करेंगे, फिर पोस्ट मौर्य में सुंग डायनेस्टी हो, कुषाण वंश हो या हिंदू यूनानी वंश हो, जैसे 6 छोटे छोटे वंश की हम बात करेंगे, फिर गुप्त डायनेस्टी की हम बात आखिरी में आपसे करेंगे। जब ये करके हम मिडावल हिस्ट्री में प्रवेश करेंगे तो हम प्रवेश कहाँ करेंगे, तो हम पुष्यभूति वंश में प्रवेश करेंगे, है ना, हर्षवर्धन की हम बात करेंगे। फिर छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे वंश आए थे, राजपूताना वंश आए थे, चोल चंदेल जैसे ऐसे वंश आए थे, मंदिरों का निर्माण हुआ, तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे वंशों की हम बात करेंगे। फिर हम पहुंचेंगे दिल्ली साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत। इस दिल्ली सल्तनत में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम दिल्ली सल्तनत 5 बेसिकली सल्तनत पर आधारित थी। सबसे पहला कौन सा था, तो गुलाम वंश की हम बात करेंगे। मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनवी से लेके गुलाम वंश के फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर हम बलबन, फिर खिलजी, बलबन के बाद रजिया सुल्तान, कैकुवाद की हम बात करेंगे। गुलाम वंश के बाद हम खिलजी डायनेस्टी की बात करेंगे। खिलजी में आपके अलाउद्दीन खिलजी हो, फिरोज शाह खिलजी हो, इनकी हम बात करेंगे, है ना। बड़ी बड़ी युद्ध लड़ी गई वहाँ पे, है ना, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, उसकी हम बात करेंगे। फिर हम आएंगे तुगलक डायनेस्टी पे। तुगलक डायनेस्टी में हम आपके मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे पगला सुल्तान हम कहते हैं, जो एक्सपेरिमेंट करता था वही फेल हो जाता था, तो मोहम्मद बिन तुगलक की बात करेंगे, गयासुद्दीन तुगलक की बात करेंगे, फिरोज शाह तुगलक की बात करेंगे, क्लियर। फिर सैयद वंश पे हम आएंगे, खिज्र खां जैसे बिना किसी काम के इंपॉर्टेंट रूलर की हम बात करेंगे। और फिर हम लोदी, है ना, लोदी वंश की बात करेंगे कि इब्राहिम लोदी कौन थे, सिकंदर लोदी कौन थे, बहलोल लोदी कौन थे, है ना। पानीपत के द्वितीय युद्ध की बात हम यहीं पे करेंगे, लोदी वंश की जब हम बात करेंगे, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1556 की बात। ये खत्म होने के बाद जब हम मॉडर्न हिस्ट्री में प्रवेश करेंगे तो हम बात करेंगे 1857 के सिपाही विद्रोह की बात यहीं से करेंगे। 10 मई 1857, 10 मई 1857 को मेरठ के छावनी से जिस जिस विद्रोह की शुरुआत हुई सिपाही ने किया था, उसकी हम बात करेंगे। मंगल पांडे की बात हम यहीं से करेंगे, क्लियर, है ना। इनफील्ड नाम के राइफल की हम बात करेंगे, जिसमें ये अफवाह फैलाई गई थी कि गाय और चर्बी के लगे हुए कारतूस हैं, हिंदू मुस्लिम में क्या हो तो फूट डले। तो 1857 की सिपाही विद्रोह, जिसे बीडी सावरकर ने भारत की पहली स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया, बड़ी क्रांति, 1857 की क्रांति। उसके बाद कुछ ऐसे विद्रोह हुए, चाहे वो कुका विद्रोह हो, मोपला विद्रोह हो, तो वो सब इंपॉर्टेंट छोटे छोटे से विद्रोह हुए, उसकी बात हम यहाँ पे जरूर करेंगे आपके साथ। उसके बाद हम एक्चुअल जो फ्रीडम फाइटर स्ट्रगल है उसमें हम आ जाएंगे, और फ्रॉम 1905 से लेके 1947 तक की हम बात आपके साथ करेंगे कि बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई, कांग्रेस का विभाजन सूरत में 1907 में हुआ, आपके मार्ले मिंटो सुधार 1909 में आया, भारत की राजधानी को हमने कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट 1912 में किया, गदर पार्टी का एस्टैब्लिशमेंट आपके 1913 में की गई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत 1914 में हुई, महात्मा गांधी का आपके जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका से इंडिया में पदार्पण आपके पंडित राजकुमार शुक्ला के कहने पे 1915 में हुआ, 1916 में आपकी BHU बनारस हिंदी विश्वविद्यालय का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, कांग्रेस का एक ऐसा अधिवेशन हुआ जिसमें मुस्लिम लीग, गरम दल और नरम दल, है ना, ये तीनों एक ही साथ एक ही मंच पर आके मिल गए। ये लखनऊ का समझौता 1916 का हुआ, उसकी बात हम करेंगे। 1917 में हम आएंगे तो आपके महात्मा गांधी के द्वारा शुरुआत किया गया पहला विद्रोह, दैट इज बिहार, और बिहार के चंपारण में हम चलेंगे और बात हम करेंगे चंपारण सत्याग्रह, नील आंदोलन की बात हम वहीं से करेंगे, जिसको हमने 3 कठिया आंदोलन का नाम दिया। 1918 में हम आएंगे तो आपके एक ऐसे एक्ट की बात करेंगे जिस एक्ट को अंधा कानून का नाम दिया गया, रॉलेट एक्ट। वो नाम था नो अपील, नो वकील, नो दलील जैसी परिभाषाएं उसमें लिखी हुई थी, जिसके कहने पे हमने महात्मा गांधी, डॉक्टर सत्यपाल और किचलू को गिरफ्तार किया, जिनको छुड़ाने के लिए 13 अप्रैल 1919 जालियांवाला बाग में हमने गोली चलाने का आदेश दिया। डायर वो नाम था, 379 लोग मर गए, हमने उसके ऊपर एक हंटर कमीशन बैठा दिया। तो हम जालियांवाला बाग जैसे बड़े हत्याकांड की बात करते हुए 1920 में असहयोग आंदोलन, 1922 की चौड़ी चौड़ा आपकी जो थाने में आग लगा दी गई थी उसकी हम बात करेंगे। उसके बाद स्वराज पार्टी 1923 की हम बात करेंगे, काकोरी ट्रेन डकैती 1925 की बात करेंगे, और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की हम बात करेंगे आपके साथ हम डांडी मार्च की बात करेंगे,
क्रिप्स मिशन की बात करेंगे, 1942 की भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करेंगे, 1945 की शिमला समझौता की हम बात करते हुए कैबिनेट मिशन 1946, वहीं से संविधान को बनाने की शुरुआत करेंगे। 2 साल 11 महीना और 18 दिन के बाद हम डायरेक्ट पहुंचेंगे आपके इंडियन पॉलिटी पे, क्योंकि हमने 2 साल 11 महीने और 18 दिन का वक्त लगाया था भारतीय संविधान को बनाने के लिए, और 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिली थी। तो हम मॉडर्न हिस्ट्री को समाप्त करने के बाद इंडियन पॉलिटी की शुरुआत करेंगे, और इस इंडियन पॉलिटी में कैबिनेट मिशन की बात करेंगे, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करेंगे कि हमारे पास मूल अधिकार कितने हैं, या आर्टिकल कितने हैं, पार्ट्स कितने हैं, अनुसूचियां कितनी हैं, उसकी हम बात करेंगे। इंपॉर्टेंट कौन कौन से, तो आर्टिकल कौन कौन से हैं, बोलने का अधिकार, भाषण देने का अधिकार, ये कहाँ लिखा हुआ है, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, पार्लियामेंट के विंग कौन से हैं, केंद्र राज्य संबंध क्या होता है, लोकसभा का कैसे काम होता है, बजट कैसे आता है, क्लियर, यूपीएससी का एस्टैब्लिशमेंट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एस्टैब्लिशमेंट। तो जितने भी पॉलिटिकल गतिविधियां हैं उसकी हम बात आपके इंडियन पॉलिटिकल साइंस में करेंगे, और बताएंगे कि पार्लियामेंट के 3 पिलर हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लोकसभा के मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज शुड बी नॉट लेस देन 25 years. फॉर राज्यसभा दिस एज मिनिमम एज इज 30 years, एंड टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मिनिमम एज रिक्वायर्ड इज 35 years. क्लियर। अधिवेशन की हम बात करेंगे, मतलब इन एंड आउट एवरीथिंग वी विल डिस्कस अबाउट इंडियन पॉलिटी। उसके बाद हम ज्योग्राफी में आएंगे, तो ज्योग्राफी में सबसे पहले हम हिमालय जैसे बड़े पर्वत पठार की बात करेंगे, फिर मिट्टियों पे हम आएंगे, तो मिट्टी में काली मिट्टी हो, ब्लैक सॉइल हो जिसे हम रेगुर सॉइल का अभी नाम दिया, लाल मिट्टी हो, आपकी भूरी मिट्टी हो, जलोढ़ मिट्टी हो, खादर हो, बांगर हो, इसकी हम बात आपके इंडियन ज्योग्राफी में करेंगे। सौर मंडल पे आएंगे, आंतरिक ग्रह, बाहरी ग्रह है ना, इंटरनल प्लैनेट, एक्सटर्नल प्लैनेट की हम बात करेंगे। सौर मंडल में हम उस लेयर की बात करेंगे जो लेयर पैरावैग्निक किरण से हमें बचाता है, ओजोन परत की हम बात करेंगे। क्लियर। तो ये सब ऐसे फैक्ट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन के लिए होते हैं। तो हमने मेरा इंट्रोडक्शन देना वो द मेन एम, तो हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया है सो दैट आपको सुना लगे कि हम कभी ना कभी इन चीजों को पढ़ने वाले हैं। विदाउट ये चीजें जाने आप एग्जामिनेशन में जाते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि चलो ठीक हो जाना चाहिए, टिक मार्क करते हैं। बट वंस यू रीड दिस फैक्ट, वंस यू मग अप दिस फैक्ट, आई होप कि आप जब भी एग्जामिनेशन जाएंगे तो इतने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आप जाएंगे कि आपको लगेगा कि और भी क्वेश्चन हमसे पूछा जाए। क्लियर। आप कहेंगे कि सर आप हिस्ट्री भी पढ़ा देते हैं, ज्योग्राफी भी पढ़ा देते हैं, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ा देते हैं। यस, क्योंकि आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन इन द ईयर 2010। तो ठीक है, चलो जो लोग सोचता है वो नहीं मिलता है, तो इस कारण से मैंने एक बहुत विस्तारित अध्ययन किया था। बट संभवतः भाग्य साथ नहीं दिया हो, या हो सकता है मैंने उतना एफर्ट नहीं लगाया हो जितना एफर्ट चाहिए। इस कारण से इन सारी चीज़ों का एक लेवल तक स्टडी जरूर किया है। इस कारण से इतने कॉन्फिडेंस तरीके से आपको यूपीएससी की बात बताता हूं, आपको पीसीएस लेवल तक की बात बताता हूं, आपको बैंक की बात बताता हूं, क्योंकि अब अल्टीमेटली तो बैंक में ही हूं ना, तो जहां का खाऊंगा वहीं का गाऊंगा, तो इसकी बात मैं आपको बताता हूं। तो मतलब हर एक एग्जामिनेशन दिया, फ्रॉम यूपीएससी टू पीसीएस, फ्रॉम बैंक टू एसएससी टू रेलवे। कहते हैं ना हर एक घाट का पानी पीना, तो हर एक घाट का पानी पीने के बाद आप कुछ ऐसे ही अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। बट फिर भी हर एक जो टॉपिक है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मेरा बहुत हद तक ये सुझाव रहा है, बहुत हद तक मैंने इंस्ट्रक्शन हमेशा दिया है कि आप पढ़िएगा तो कॉन्फिडेंस रहेगा, और कॉन्फिडेंस तभी रहेगा जब ये चीजें आपको याद होंगी। अगर याद नहीं है तो कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, और कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो एग्जामिनेशन में आप अच्छा नहीं कर पाइएगा। और जब भी एग्जामिनेशन में आप अच्छा नहीं करते हैं तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आपका रिजल्ट क्या दिखता है। इस कारण से मैं चाहता हूं कि आप अगर एसएससी के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप एटलीस्ट ये सिलेबस जान लें कि इस आधार पे मेरे से 25 क्वेश्चन पूछा जाता है, 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं फॉर 50 मार्क्स। एंड दिस जीएस इज नॉट इंपॉर्टेंट ओनली फॉर एसएससी एग्जामिनेशन। आप अगर इनको पढ़ा है आपने तो आपके पास एक ऐसा विस्तृत नॉलेज आता है जिससे आप हर एक चीज जान जाते हैं। सपोज कि आप न्यूज देख रहे हैं, वहां पे जम्मू कश्मीर की बात किया जा रहा है, तो बहुत चीजें आप जम्मू कश्मीर के बारे में यहां से पढ़ेंगे। तो मतलब आप कह लें कि पूरे इंडिया को आप जान जाते हैं अगर ये इतिहास, ये ज्योग्राफी, ये इंडियन पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो। इस कारण से ये जो आपकी टॉपिक है ये यूपीएससी का पार्ट है। क्लियर। क्योंकि एक विस्तृत आपका प्लेटफॉर्म है, एक विस्तृत अध्ययन आपको करना पड़ता है। बट एसएससी फॉर रेलवे एक फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन फैक्ट अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छे आप ढंग से आगे तक निकल सकते हैं।
तो चलें, आपके इंट्रोडक्शन की बात हमने बता दी, कौन कौन सा टॉपिक आपसे पूछे आते हैं उसकी बात हमने बता दी, कैसे कैसे हम बढ़ेंगे, किस किस लेयर के आधार पर हम बढ़ेंगे इसकी बात हमने बता दी, क्या हम एसएससी ओरिएंटेड नहीं देखेंगे उसकी बात मैंने आपको इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स के रूप में बता दी है, क्या चीज कौन सा सब्जेक्ट मेरे द्वारा नहीं डिस्कस किया जाएगा उसकी बात मैंने बता दी है, क्योंकि आई डोंट वांट टू मेक एनी एक्सपेरिमेंट एज फार एज प्रिपरेशन ऑफ द स्टूडेंट इज कंसर्न। तो मैं कोई चीज पढ़ के आपको नहीं बता सकता हूं। जो चीज मुझे आता है, जो चीज मुझे याद है, जो चीज मैंने बहुत हद तक पढ़ा, बहुत हद तक 1 साल मैंने स्टडी किया, 2 साल स्टडी किया, ये चीजें एक ऐसी चीजें हैं जो हमेशा मेरे हार्ट में बैठा हुआ है। कोई रात नहीं बोलेगा कि सर हिस्ट्री पढ़ा दो, तो मैं एक सुर, एक ताल, एक लय में उस हिस्ट्री बता सकता हूं। अच्छी बात आपके साथ ये हुई है कि ये पीरियड आपके साथ चल रहा है, मैक्सिमम एडवांटेज आप ले सकते हैं और भी मैक्सिमम एफर्ट के साथ मैं आपके साथ हमेशा जुड़ता रहूंगा। लेकिन आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बेल आइकन आप प्रेस कर लीजिए, सो दैट जब भी मैं पोस्ट करूंगा किसी भी चीजों का वीडियो तो आपके पास पहुंचे, आप उसमें से कुछ चीजें सीख के अपने सिलेक्शन तक उसे यूज कर सकते हैं। दिस इज ओनली माई इंटेंशन। Thank you so much for watching this introduction class of general study.